गुड इवनिंग। एक बार बता दीजिएगा क्या वॉइस क्लियर है? एक बार बता दीजिएगा बाबू, फिर आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग सभी को। चलिए, वॉइस क्लियर है क्या? तो आगे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? पीवीसी का एक एकलक निम्नलिखित में कौन है? पीवीसी का एक एकलक निम्नलिखित में कौन है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमर ऑफ पीवीसी? नाम सुने होंगे पीवीसी, जिसको कहते हैं दोस्त पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसका मोनोमर बोला है तो हम क्या बताए थे? जैसे पॉलीविनाइल या पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, अगर पॉली लगा रहे तो आप उसमें से क्या हटा दीजिए? आप उसमें से हटा दीजिए पॉली को। तब पॉली को जब हटा देंगे तो क्या बचेगा दोस्त? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड बचेगा। और विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड, एक इसमें Cl लगा दो। जब हेलोजन डबल बॉन्ड वाला कार्बन से जुड़ा हो ना, जब हेलोजन डबल बॉन्ड वाला कार्बन से जुड़ा हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्या? विनाइल क्लोराइड। तो इसमें आप ऑप्शन ढूंढिए। यह देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और इसी से जुड़ा हुआ हेलोजन, यही आपका आंसर हो जाएगा। सी हो जाएगा दोस्त। आपका आंसर क्या होगा? तो सी आपका आंसर होगा। क्या बात समझ में आया? क्या बोले? विनाइल क्लोराइड का एकलक, सॉरी पॉलीविनाइल क्लोराइड का एकलक क्या होगा? तो विनाइल क्लोराइड। पॉली को हटा देंगे तो क्या बचेगा? विनाइल क्लोराइड, है ना। अब विनाइल क्लोराइड किसको कहते हैं? तो यहाँ CH2 CH, है ना, पहले बताए थे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं इसको? इथीन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके एक क्लोरीन लगा दिए, तब इसी का नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। तो आपका ये है विनाइल क्लोराइड। तब पीवीसी का एकलक विनाइल क्लोराइड होगा, यानी आंसर ये हो जाएगा। देखिए कितना घुमा करके क्वेश्चन पूछता है दोस्त। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। रबर को, ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया, रबर को सल्फर के साथ, है ना, हाँ कल क्लास है भाई। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया, ठीक है, यानी द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ सल्फर विथ रबर, यानी रबर के साथ सल्फर को गर्म करने की प्रक्रिया को बेटा हम लोग कहते हैं वेल्कोनाइजेशन। याद है? रबर का वेल्कोनीकरण, यानी टायर बनाने में 5% सल्फर मिलाया जाता है टायर के निर्माण में। ठीक है, तो रबर का वेल्कोनीकरण कहलाएगा। वेल्कोनाइजेशन या गंधकीकरण बोलता है हिंदी में, यानी यही होगा आपका आंसर। सी होगा। यानी क्या बोल रहा है कि रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है ना। तो वेल्केनाइजेशन, गंधकीकरण, आपका आंसर सी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है ना। निम्नलिखित में कौन
योगशील बहुलक है, यानी बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर। आपको पता होगा एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, सिर्फ जुड़ता है, सिर्फ जुड़ता है दोस्त, है ना। और आपको पता है कि ये नाइलोन 6 नाइलोन 6 ये सबसे वाटर निकलता है, और जिससे वाटर निकलेगा ना भाई वो होगा कंडेंसेशन। और आपको पता है कि नाइलोन 6 से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। अब वाटर निकलेगा तो कंडेंसेशन होगा, नाइलोन 6 से भी वाटर निकलता है ना। उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, पॉलीथीन का एकलक है इथीन। आपको ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पॉलीथीन का एकलक क्या है, तो इथीन है दोस्त। इथीन 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 आप समझते होंगे, इथीन 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 बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। इथीन 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 बार बार जब रिपीट होगा ना तो पॉलीथीन बना लेगा। इसका मतलब सर यही जुड़ रहा है, इथीन 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 बार बार जुड़ रहा है, तो आपका जो पॉलीथीन है ना यही है आपका क्या, योगशील बहुलक। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ पॉलीथीन क्या है, तो पॉलीथीन चाहे वो उच्च घनत्व का हो या निम्न घनत्व का हो दोस्त, है ना, चाहे वो उच्च घनत्व का हो या निम्न घनत्व का पॉलीथीन हो, कैसा होगा, तो आपका योगशील बहुलक होगा। कैसा बहुलक, योगशील बहुलक होगा। हाँ कल क्लास है भाई। चलिए तो आपका आंसर होगा सी, यानी 3 क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लिए दोस्त, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है, सब पॉलीमर से ये सब क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, ब्यूना एस निम्नलिखित में किसका बहुलक है, यानी ब्यूना एस इज पॉलीमर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ब्यूना एस इज द पॉलीमर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ब्यूना एस किसका पॉलीमर है दोस्त, तो आपको पता है ब्यूना एस ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का बताए थे, याद होगा। ब्यूटा 1,2 डाई इन, ब्यूटा 1,2 डाई इन और प्लस अस्टाइरिन बताए थे, अस्टाइरिन तो 1,2 तो नहीं लिखा है, लेकिन इतना लिखा है ब्यूटाडाइन एवं अस्टाइरिन, तो यही ना आंसर होगा। ब्यूना एस किसका बहुलक है, तो हो जाएगा ब्यूटाडाइन एवं अस्टाइरिन का। क्लियर है, समझ रहे हैं आप लोग बात को, ब्यूटाडाइन एवं अस्टाइरिन का ब्यूना एस जो है बहुलक है, ब्यूटा 1,3 डाइन होता है, 1,3 डाइन प्लस अस्टाइरिन दोनों मिला करके। चलिए ठीक है, बी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है दोस्त। अब जरा देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। जानते हो हम लोग खाते हैं शुगर, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये प्राकृतिक है ना, गन्ने से प्राप्त होता है। गन्ना आपको आर्टिफिशियल नजर आ रहा है क्या, नहीं। तो आजकल इतना शुगर जो है ना, शुगर के जगह पे स्वीटनिंग एजेंट आ गया है जो आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है। जैसे शुगर के जो बीमारी होता है ना, उसमें ना दोस्त आपको दिया जाता है चाय में अलग से डालने के लिए शुगर फ्री टैबलेट, है ना। तो शुगर फ्री टैबलेट उसको चाय में लोग डाल करके, खीर में लोग डाल करके खाते हैं, ये बात आपको पता है। तो वो सब आर्टिफिशियल है ना, वो सब आपको ये नहीं कि गॉड गिफ्टेड है, तो आर्टिफिशियल है। आपसे क्या पूछ रहा है कि सैक्रीन भी आर्टिफिशियल है, इसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है ना। अस्पार्टेम ये भी आर्टिफिशियल है, इसको भी प्रयोगशाला में बनाया जाता है।
सोडियम साइक्लोमेट, ये भी आर्टिफिशियल है, इसको भी प्रयोगशाला में बनाया जाता है दोस्त। तो इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सैक्रीन बोलिए, अस्पार्टेम बोलिए, सोडियम साइक्लोमेट बोलिए, आपका हो गया क्या है, सैक्रीन, अस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट। तो इनमें से सभी, ये सब जो है ना प्राकृतिक नहीं है, ये सब मानव निर्मित है। अरे शुगर, चीनी के जगह पे इसका चीनी से ये सब 1000 गुना 100 गुना ज्यादा मीठा होता है दोस्त, आपको पता होगा है ना। जो शुगर पेशेंट लोग होते हैं ना, वो चाय में डाल करके अलग से टैबलेट लेते हैं और बहुत ज्यादा, चीनी से भी ज्यादा मीठा हो जाता है। तो वो जो है ना आपका प्राकृतिक नहीं है, वो मानव निर्मित है, प्रयोगशाला में बनाया गया, वही है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। ठीक है, तो ये सब क्या है, मानव निर्मित है, तो इसमें सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, है ना। यहां तक समझ में आ रहा होगा। बेलियम का उपयोग, देखिए कितना खतरनाक ये सब क्वेश्चन है भाई, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आने की चांस बन जाता है। बेलियम इज यूज्ड एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी बेलियम का उपयोग कहां होता है, क्या आप सोच सकते हो। बायो का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है इस चैप्टर को, बायो का क्वेश्चन है, आप बता सकते हो बेलियम का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है। क्या एंटीबायोटिक के रूप में बेलियम का उपयोग होता है, एंटीबायोटिक बोले ना, है ना, जैसे एंटीबायोटिक कहने का मतलब एलर्जी में जो जिसका उपयोग होता है एंटीबायोटिक। ठीक है, एनाल्जेसिक, दर्द में जो उपयोग होता है, बेहोशी की दवा है बेलियम। नहीं दोस्त, बेहोशी की दवा नहीं है भाई, ये उपशामक है, ट्रांक्यूलाइजर है। इसका मतलब क्या होता है सर, ट्रांक्यूलाइजर जानते हो, जब तुम कभी कभी स्ट्रेस में आ जाते हो, है ना, स्ट्रेस में आ जाते हो दोस्त, है ना, स्ट्रेस, तनाव, चिंता, थकान आपको बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो बेलियम का उपयोग किया जाता है, यानी उपशामक के रूप में, ट्रांक्यूलाइजर के रूप में बेलियम का उपयोग होता है। ठीक है ना, बेहोशी का दवा नहीं है बेलियम। ठीक है, एनाल्जेसिक, दर्द भगाने की दवा नहीं है, एलर्जी का दवा नहीं है भाई, तो आपका है उपशामक, यानी आप स्ट्रेस में हो, थकान में हो, है ना, बहुत ज्यादा आपको टेंशन है, तनाव है, तो उस समय आप बेलियम ले सकते हो, है ना। चलिए, बात समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन की ओर, है ना। रासायनिक रूप से एस्प्रिन निम्नलिखित में क्या है। अब जरा देखो, एस्प्रिन निम्नलिखित में क्या होता है रासायनिक रूप से। सबसे पहले देखो, एस्प्रिन का हम फिगर बनाने जा रहे हैं भाई। एस्प्रिन का फिगर ऐसा बनेगा, पहले आप बेंजीन बना लो बेटा, पहले आप बेंजीन बना लो। जरा देखो, बेंजीन अगर आप बना लिए हो ना, तो अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और इसमें कार्बन दे दो, ये बेंजीन हो गया। ऊपर में सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, यहां पर दे देते हैं सी डबल बॉन्ड क्या देंगे, ओ, सी डबल बॉन्ड ओ दे दिए। ठीक है, उसके बाद CH3, ठीक है, CH3 नहीं, यहां पे आपको लगाना होगा OH लगाना होगा, ध्यान से समझिएगा, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है दोस्त, और यहां पे लगाना है O, उसके बाद C डबल बॉन्ड O CH3, एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप यहां पे लगा हुआ है ना, COOR को एस्टर बोलते हैं, लो पिक्चर क्वालिटी, ये क्या लिख रहे हैं भाई, है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आप क्वालिटी को थोड़ा सा हाई कर लीजिए, एकदम बेस्ट क्वालिटी जा रहा है ना, 360 पर अगर देख रहे होंगे तो आप क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए भाई, है ना। यही है दोस्त आपका एस्प्रिन, ये एस्टर ग्रुप लगा हुआ है और ये लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ये एस्टर ग्रुप है
और ये कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक अम्ल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, रासायनिक रूप से एस्प्रिन एक दवा है दोस्त, जिसका यूज ना दर्द में किया जाता है भाई, दिल की दर्द में नहीं, है ना। यानी जब शरीर में दर्द हो जाता है ना, तो उस समय एस्प्रिन का यूज किया जाता है, ठीक है। और उस एस्प्रिन का रासायनिक नाम आपसे पूछा है, तो ये एस्प्रिन का आप जो देख रहे हैं ये फॉर्मूला है एस्प्रिन का। बेंजीन में ऊपर COOH लगा दो और इधर OC♯CH3, इसी को एस्प्रिन कहते हैं। और इसका केमिकल नेम होता है एसिटाइल सैलिसाइलिक अम्ल। क्या होता है? एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, है ना। तो यही ना पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल फॉर्म ऑफ एस्प्रिन, तो आप क्या बोलिएगा? एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है ना। यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, है ना। किसका उपयोग एंटीसेप्टिक, जानते हो एंटीसेप्टिक का मतलब होता है प्रतिरोधी, यानी सूक्ष्म जीव के ना वृद्धि को रोक देगा, उसको एकदम खत्म नहीं करेगा, मारेगा नहीं, बस उसकी वृद्धि को, ग्रोथ को रोक देगा, बढ़ने नहीं देगा ज्यादा। तो आप याद रखिएगा, इसका उपयोग फिनॉल के बारे में आप जानते हो, तो फिनॉल का 0.2% सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक का काम करता है और 1% सॉल्यूशन जो है डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। फिनॉल का 0.2% सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक का काम करता है दोस्त, यानी प्रतिरोधी का काम करता है। एंटीसेप्टिक कीड़े मकोड़े की वृद्धि को रोकता है ना। और बेंजल्डिहाइड का भी उपयोग एंटीसेप्टिक में होता है, बाकी और किसी का उपयोग नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से यहां तो फिनॉल भी होगा, लेकिन 0.2% ना, ऐसे 1% में क्या हो जाएगा? तो मेरे हिसाब से बेंजल्डिहाइड ही आंसर होना चाहिए। अगर आप लोग और कंफर्म होंगे तो आप लोग अपना अपना सुझाव भी दीजिएगा। मेरे हिसाब से तो बेंजल्डिहाइड ही होना चाहिए, क्योंकि बेंजल्डिहाइड का उपयोग, है ना, एंटीसेप्टिक के रूप में ही किया जाता है, ठीक है। और फिनॉल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी होता है और डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी होता है। ये दोनों के रूप में होता है भाई, दोनों के रूप में। एंटीसेप्टिक 0.2%, अगर आप अच्छा से ध्यान दें तो आप किताब में या जहां से भी पढ़े हो आप देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। फिनॉल का उपयोग 0.2% ना एंटीसेप्टिक में होता है और 1% जो होता है ना वो आपका होता है डिसइंफेक्टेंट में, है ना। तो ये दोनों में होता है, लेकिन बेंजल्डिहाइड का उपयोग जो होता है केवल एंटीसेप्टिक में होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मेरे हिसाब से बेंजल्डिहाइड आंसर, बाकी आप लोग और कंफर्म के लिए आप लोग बताइए, अगर आप जानते हैं तो। ऐसे हम बता रहे हैं कि आपका बेंजल्डिहाइड आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में अगला क्या है? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए थोड़ा सा यहां मिस्टेक क्या किया है दोस्त, यहां मिस्टेक क्या किया है ना। यहां पर मिस्टेक, बाबू स्मार्टनेस क्या, आप झूठ मूठ बक रहे हो, बहुत स्मार्ट लग रहे हो बेटा। पढ़ो, पढ़ाई सबसे ज्यादा काम देगा आपको। C♯ ऐसे होना चाहिए और यहाँ पे O होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए, 2 बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर भी 2 बॉन्ड होना चाहिए। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? कोई बच्चा बता सकते हो क्या कमेंट करके, है ना। हाँ, ऐप पर भी लाइव क्लास चल रहा है, बताइए ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? 6:15 से चल रहा है बाबू। तो आज के बाद जो है आपका 51 रुपया समाप्त किया जा रहा है ऐप पर, 251 कर दिया जाएगा कल से, ठीक है। तो आज तक के लिए ही है। हाँ सी, बिल्कुल बच्चा, कीटोन सही बोल रहे हो, है ना, कीटोन सही बोल रहे हो, है ना। आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, सही हो जाएगा, है ना।
आप अपने मोबाइल से एडवांस में जाइए और उसमें जाकर के क्वालिटी कीटोन, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है भाई, है ना। सर रिपीट क्वेश्चन नंबर 8, रिपीट क्वेश्चन नंबर 8, चलिए ध्यान दीजिएगा। रिपीट क्वेश्चन नंबर 8 है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक में किसका उपयोग होता है? फिनॉल का। हम जानते हैं कि फिनॉल का भी उपयोग होता है, 0.2% होता है फिनॉल का उपयोग, है ना, एंटीसेप्टिक में दोस्त, इसलिए हम कंफ्यूजन में इसको बोल रहे हैं। 0.2% अगर फिनॉल रहेगा ना तो वो एंटीसेप्टिक में काम करेगा, ठीक है। लेकिन यही फिनॉल जब 1% हो जाएगा ना तो वो डिसइंफेक्टेंट में काम करेगा, ठीक है। और बेंजल डिहाइड जो आपका है ना, ये भी आपका एंटीसेप्टिक में, मेटाबॉलिज्म से ये प्राप्त होता है, बेंजल डिहाइड, मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। तो बेंजल डिहाइड मेरे हिसाब से आंसर लग रहा है, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन हो ही गया, यानी 9 नंबर क्वेश्चन कीटोन का। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आपसे क्या पूछ रहा है ना कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्शियरी अल्कोहल। अब जरा बताइएगा, गौर कीजिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्शियरी अल्कोहल, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्त, कौन है जो टर्शियरी अल्कोहल है? तो आप जानते हो, देखो अगर ये कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, OH, समझने की प्रयास कीजिएगा। अगर इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जो देख रहे हैं इसको हम मोटा कर रहे हैं थोड़ा, ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है बताओ? ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है बताओ? ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है बताओ जल्दी से, कितना कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से, है ना, एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर इस कार्बन से कौन जुड़ा है, OH जुड़ा है, और इधर पे 2 कार्बन लगा। अब जरा देखिए, ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है? ये कार्बन जल्दी से बताइए कितना कार्बन से जुड़ा है? तो 2 कार्बन से जुड़ा है, ये 2 कार्बन से, इससे डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। आपको देखना है क्या ना कि जिस कार्बन से OH लगा है अल्कोहल, इस कार्बन से अल्कोहल लगा है, और ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है? तो 2, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। 1 मिनट, अब ये कार्बन आप बताइए इससे कौन जुड़ा है? अल्कोहल, इस कार्बन से, और ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा? आप देख करके बताइए, आप देख करके बताइए, ये कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है। जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है ना, जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है, OH जुड़ा है, वो कितना कार्बन से जुड़ा है? ये कितना कार्बन से? 3 कार्बन, 1 2 3 से जुड़ा है, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 3 डिग्री अल्कोहल। आपसे तो यही पूछ रहा है, 3 डिग्री को ही ना टर्शियरी बोलते हैं, याद रखिएगा, 3 डिग्री को क्या बोलते हैं? टर्शियरी बोलते हैं दोस्त। तो आपसे पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्शियरी अल्कोहल। अब आप देख करके बताइए, अच्छा बता दिया आंसर, है ना, वेरी गुड। देखिए कितना आसान हो जाता है, ये वाला बी आंसर बता रहा है, बी, इससे कौन जुड़ा है? तो पहले OH जुड़ा है दोस्त, OH जुड़ा है। अब E कितना कार्बन से जुड़ा है? तो एक तो ऊपर, दूसरा इधर और तीसरा इधर, 3 कार्बन से जुड़ा है दोस्त, इसीलिए आंसर आपका सही बोले, बी आंसर ही होगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रेफाइट, देखिए सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, कितना झकास क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है ना व्हिच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट, ग्रेफाइट किस तरह का क्रिस्टल है भाई? ग्रेफाइट जो है ना किस तरह का क्रिस्टल है? क्या आयनिक क्रिस्टल है? क्या सहसंयोजक है, कोवेलेंट? क्या आणविक है, मोलेकुलर है? क्या धातुई है, मेटालिक है? मेटालिक है क्या? कोई बच्चा बता सकते हो? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट किस तरह का क्रिस्टल है? बिल्कुल बी, सहसंयोजक है बेटा, कोवैलेंट है।
ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट दोनों होता है सहसंयोजक, याद रखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट दोनों कोवैलेंट सॉलिड होता है, सहसंयोजक, है ना, है ना, सहसंयोजक ठोस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुके हैं, पहले भी लेक्चर में ये क्वेश्चन बता चुके हैं। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी में, बीसीसी में कितना एटम होता है, यानी पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होती है भाई, है ना, परमाणुओं की संख्या कितना होती है बीसीसी में? गलत, बी नहीं होगा भाई, ए होगा दोस्त। बीसीसी में हम लोग फिगर जानते हैं, तो इसमें अवयवी कण कोने के अलावा बॉडी के सेंटर पर होता है, कोना पर तो है दोस्त, कोना पर तो है, कोने के अलावा बॉडी के सेंटर पर होता है, कोने के अलावा बॉडी के सेंटर पर होता है दोस्त। ठीक है, तक कोना पर कितना है, 8 है। जानते हो इतना दूर जो बना रहे हैं ना, सब एक दूसरे को कॉर्नर वाला टच कर रहा है दोस्त, है ना, तो कोना पर के लिए एक एटम 8 गो के टच करता है, तो 1/8 अगुना कितना 8, कटेगा तो एक एटम आया कॉर्नर पर, कॉर्नर पर एक, अब बॉडी के सेंटर में भी तो एक है, अब बॉडी सेंटर में कितना है, बॉडी सेंटर में भी एक है, कॉर्नर पर भी एक है बेटा, और बॉडी सेंटर में भी एक है, तो टोटल एटम 2 न हुआ। कैसे आप बता रहे हो कि 3 एटम? आपका आंसर ए न होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बीसीसी में आप याद रखिएगा टोटल एटम कितना होता है, तो 2। अब देखिए आपसे पूछा है क्या, बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म, देखिए बढ़िया से लिखा नहीं है ना, बिलियन के अनुसंख्य क्या गुण धर्म, बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है, बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण बिल्कुल सी ही आंसर होगा। घनत्व नहीं है, आपको हम क्रैश कोर्स में करवा रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी, वहां अनुसंग गुणधर्म का परिभाषा दिए थे, तनु बिलियन का वह गुण जो विलय के कणों के संख्या पर निर्भर करता है, न कि विलय की प्रकृति पर। 4 प्रकार के होता, पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन, दूसरा है ना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक के उन्नयन, यही तो दे रहा है वो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक के उन्नयन, यही आपका आंसर होगा दोस्त, क्वथनांक के उन्नयन। और तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक के अवनमन, है ना, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब। ये क्लियर हो गया, आपका आंसर क्या है भाई, तो सी है। ठीक है, सी आपका आंसर है दोस्त। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए कितना झकास क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है, कौन पदार्थ का हिमांक अवनमन सबसे ज्यादा होता है दोस्त, कौन सा पदार्थ का? तो हम बताए थे बेटा कि अगर वान टॉप फैक्टर स्मॉल आई, वान टॉप गुणांक जिसका ज्यादा होगा ना, उसी का हिमांक अवनमन सबसे ज्यादा होगा। वान टॉप फैक्टर जिसका सबसे ज्यादा होगा, हिमांक अवनमन उसी का सबसे ज्यादा होगा। अब बताओ K2SO4, K2SO4, अब पोटेशियम कितना है, तो 2 है, SO4 कितना है, देखो बेटा 4 मत बोलना, ये SO4 एक है, SO4 अकेला होता है, इसको बोलते हैं सल्फेट, तो एक ही है ना, इसको 4 देख करके 4 मत बोलना। तब पोटेशियम 2 है, पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K, लेकिन यहां लगा हुआ है K2, तो क्या हो जाएगा K2SO4, है ना, K2SO4, पोटेशियम 2 और सल्फेट 1, तो 2 और 1 टोटल कितना हुआ 3, यही है वान टॉप फैक्टर, जोड़ करके निकाल लेना है दोस्त। इसमें NaCl में
तो सोडियम एगो है और Cl भी एगो है, तो I का मान 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा भांट ऑफ फैक्टर, है ना। ठीक उसी प्रकार यूरिया न तो टूटता है और न ही जुटता है ना। ग्लूकोज ये न तो टूटेगा और न ही जुटेगा, ठीक है। तो इसका भांट ऑफ फैक्टर जो होता है वो 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब बताइए किसका सबसे ज्यादा भांट ऑफ फैक्टर, तो A का K2SO4 का K2 2 गो है ना, और SO4 कितना है 1 है, तो टोटल को जोड़े तो कितना आया 3 आया। तो यही है ना कि सबसे अधिक हिमांक अवनमन किसका होगा, तो K2SO4 का। भांट ऑफ फैक्टर से पता चलेगा बेटा, भांट ऑफ K2 2 गो है ना, SO4 1 है, 4 मत बोलिए, SO4 सल्फेट होता है तो 1 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये सब क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है 10 सब्सटेंस डिपोजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस जब करवाते हैं ना, मोल्टेन पिघला हुआ NaCl, जल नहीं है इसमें, पिघला हुआ है दोस्त, और इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो एक एनोड और एक कैथोड, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल माइनस प्लस माइनस, और इससे ये जुड़ेगा जो बैटरी के माइनस से माइनस, जो प्लस से प्लस। अब माइनस वाला को बोलते हैं कैथोड, माइनस वाला को कैथोड। NaCl है तो Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। अब बताओ प्लस वाला कहां पे जाएगा बेटा, प्लस वाला कहां पे जाएगा जल्दी से बताओ, प्लस वाला जाएगा कैथोड पर, माइनस पर, प्लस वाला जाएगा माइनस पर। जरा सोचो, अरे अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ना अपने ऊपर, तो कैथोडे पर तो पूछा है कि कैथोड पर कौन जाता है, तो सोडियम जाता है, सोडियम आंसर हो जाएगा बी, है ना, सोडियम जाता है ना कैथोड पर। बात समझ में आया, मोल्टेन बोला है यानी द्रवित बोला, इसमें पानी नहीं, अगर पानी मिला दे तो कुछ फंडा चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस जाने लगेगा कैथोड पर, सुन लीजिए, है ना, समझ रहे हो। चलिए आगे, अगला जो है एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव। जरा देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है, अगर ये सब क्वेश्चन छूट गया ना तो समझो आप देख करके पता लगाओ कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, है ना। एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव कितना दिया हुआ है, 0 प्लस में दिया हुआ है 0.76 वोल्ट, प्लस में 0.76 वोल्ट, है ना। तो इसका मानक अवकरण विभव है, याद है, ऑक्सीकरण विभव से हम लोग अवकरण विभव में बदलने के लिए क्या बताए हैं आपको, तो ऑक्सीकरण से बेटा अवकरण में जब हम लोग बदलते हैं ना, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ प्लस के जगह क्या लगा देते हैं, माइनस। ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखो कहीं भी आज दिमाग में नोट कर लो, अगर पहली बार सुन रहे हो तो, है ना, मानक ऑक्सीकरण विभव अगर प्लस में दिल है ना, और उसका बोला कि मानक अवकरण विभव, तो कुछ नहीं करना है, प्लस के जगह सिर्फ माइनस लगा देना है ना, तो माइनस लगा देना, तो यही आंसर होगा आपका, क्या सी आंसर होगा, यानी -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट, यानी आंसर इसका सी होगा। समझ में आया, आज दिन के बाद दिमाग में याद हो गया कि अगर ऑक्सीकरण विभव प्लस में दिया है ना और उसको अवकरण विभव में बोल रहा है, तो आप उसमें क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ माइनस लगा दीजिए, बदल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ देखिए, आप इस तरह के क्वेश्चन अगर देखते हुए आंसर नहीं बताते हैं ना तो फिर बेकार है पढ़ना दोस्त। आपको जानते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं, केमिकल काइनेटिक्स में ये पढ़ाया गया है ना। भारी भरकम अणु C12H22O11 पानी में डाल दो, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट गया,
किस तरह के रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हम आपका वेट करते हैं, देखते हैं कोई बच्चा जवाब देते हो कि ना। द्वितीय कोटि का है, एक अणुक है क्या, या छदम प्रथम कोटि का है, कि इनमें से कोई नहीं। कोई जवाब देते हो या ना, देखते हैं। आप बढ़िया से पढ़िए क्वेश्चन को। द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन, है ना। सी बिल्कुल छदम प्रथम कोटि की है, छदम प्रथम कोटि की है दोस्त। बिल्कुल आप लोग का जवाब सही है ना। हम बताए थे जैसे अगर CH3COOH OH, है ना, ये सब भी रहे ना, आपको बड़ा बड़ा अणु नजर आ जाए और उसको पानी में डालने की बात आ जाए कि पानी में डाल करके तोड़ रहे हैं ना, तो वो होगा सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सीडो फर्स्ट ऑर्डर होगा, यानी छदम प्रथम कोटि की होगा। अगर इसको भी हम पानी में डाल रहे हैं, इसको भी पानी में, CH3COOH को इसको भी पानी में डाल रहे हैं, तो ये भी एग्जाम्पल होगा छदम प्रथम कोटि के अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल होगा। आपको बात समझ में आ रहा होगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। लीजिए, यह सब क्वेश्चन भी आसान है, आप बना दीजिएगा, हमें पूरा उम्मीद है ना। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, देखो केमिकल रिएक्शन के रेट को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। के बराबर सांद्रण ही लिखा हुआ है, बड़ी ब्रैकेट में जो भी लिखा होता है ना, सांद्रण, सांद्रण पर पावर 2, इस पर बी पर पावर कुछ भी नहीं है, तो एक तो है ना भाई। बी पर पावर अगर कुछ नहीं है तो इस पर पावर एक तो है ना, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वुड बी, यानी किसी अभिक्रिया के वेग निम्नांकित रूप से व्यक्त होता है, तो बी पर पावर क्या दे देंगे, एक। अगर नहीं है तो आपको मानना होगा, ठीक है। इस अभिक्रिया की कोटि होगी, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, कोटि निकालने के लिए जानते हैं दोस्त, सांद्रण पर जो पावर है ना उसको जोड़ दो, सांद्रण पर पावर जोड़ दो। सांद्रण पर पावर कितना है, 2, और इस पर पावर कितना है, 1। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये 3 आ जाएगा, है ना। 3 बी होगा आंसर, बी होगा आपका आंसर, है ना। बी होगा, सांद्रण पर पावर जोड़ देंगे, है ना। चलिए सांद्रण पर पावर जोड़ देंगे, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा दोस्त। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आ गया ये क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है क्वेश्चन, और इसका डिफिनेशन हम लिखाए हैं, है ना। कोई देख करके बता सकते हो क्या, कोई बच्चा देख करके बता सकते हो इस क्वेश्चन को। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, है ना। और ये सब अगर नहीं पूछे ना ऑब्जेक्टिव में तो समझो कि अधूरा रह जाएगा एग्जाम, है ना। आप देख लीजिएगा, यकीन कीजिए वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, है ना। और कितना दिन पुराना लेक्चर है ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में टैली नहीं किया तब आप आइएगा, जरूर मिलिएगा, ठीक है। नहीं करेगा तब, अगर कर जाएगा तो वहीं से, है ना। जब लाइव आवेंगे एग्जाम के बाद, यानी जस्ट आपका एग्जाम होगा उसके बिहान होकर के हम लाइव यूट्यूब पर आवेंगे, वहीं आप बताइएगा कि हाँ सर आपका ऑब्जेक्टिव फायदा किया या नहीं किया, ठीक है ना। द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है ना, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन बेटा वैद्युत कण संचलन कहलाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका डिफिनेशन हम बताए हैं, जब विद्युत क्षेत्र के, है ना, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। बी नहीं, टिंडल प्रभाव कहां से होगा भाई, टिंडल प्रभाव तो होता है कि कोलाइडी कण से तुम टॉर्च बारो तो टॉर्च का लाइट जो है चारों ओर फैल जाएगा चारों तरफ लाइट, है ना, वो आपका टिंडल प्रभाव हो जाएगा, तो आपका वैद्युत कण संचलन होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। याद रखिएगा, ये परिभाषा भी है, एक बार एग्जाम में इलेक्ट्रोफोरेसिस का परिभाषा भी पूछा है दोस्त। इलेक्ट्रोफोरेसिस का परिभाषा क्या पूछा है,
कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है या क्या समझते हैं, तो आप बोलिएगा द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये डायरेक्ट परिभाषा है भाई इलेक्ट्रोफोरेसिस का, है ना। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है वैद्युत कण संचलन। आगे बढ़ते हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का संचलन क्या कहलाता है, तो वैद्युत कण संचलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये पूछा वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है ना। द नेचुरल सबस्टेंस फ्रॉम व्हिच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबल इज कॉल्ड। देखो मेटालर्जी चैप्टर से ये क्वेश्चन है ना। जिस प्राकृतिक पदार्थ से हम लोग धातु कम खर्च पर आसानी से सस्ते, है ना, कम खर्च वही हुआ, है ना, निकालेंगे, उसको हम लोग कहते और अयस्क कहते हैं दोस्त, गैंग कहते हैं। गैंग तो अशुद्धियां होता है बेटा, गैंग जो होता है ना अशुद्धियां होता है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां को गैंग कहते हैं भाई, गैंग कहते हैं। यहां आपको गैंग नहीं बोला है, ठीक है, यहां आपको बोला कि जिस प्राकृतिक पदार्थ से कम खर्च पर धातु निकलेगा उसको बोलेंगे अयस्क और बोलेंगे, ठीक है। धन्यवाद भाई मेरे वीडियो पे इतना देर तक बने रहने के लिए, और आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं और उसके बाद मिलते हैं हम लोग अगले दिन, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय दोस्त, है ना। चलिए शेयर जरूर कीजिएगा भाई दोस्तों के साथ।